वाह! वाह! क्या बात है, आनंद आ गया। इसी तरह से अब अपन अगली सीढ़ी पे आते हैं। ये तो मध्य युग का काल का आपने बता दिया। जी। उसके बाद फिर आप दूसरा स्टेज पे का किन कवियों को लेंगे? दूसरा जो अपना जैसे निराला पद्माकर, फिर आगे पद्माकर नहीं, पद्माकर और ये अरे रीतिकालीन कवि। हाँ, जी, इनमें कुछ बताइए। मध्यकाल के बाद हमने जो कंपोज हाँ, किए हाँ। वो अच्छा, रीतिकाल के जो कवि थे, पद्माकर, केशव। अ, अच्छा। हाँ, उसमें पद्माकर जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता थी, जी, आई जी, खेली बताइए। होरी घरे नवल किशोरी कहूँ। कविता है ये। चलिए हो जाए, ये सुनाइए। आई आई खेली होरी घरे नवल किशोरी कहूँ, बौरी गई रंग में सुगंध न झकोरे हैं। अ, अ, तो जितना आता है उतना, जितना मतलब अभी हाँ, दिमाग हाँ। में आ जाएगा। हाँ। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये राग कोमल ऋषभ आसावरी में है। जी, जी। सॉरी, सा रे रे मा मा पा पा रे रा ना रा ना ते तार ना आई केली गोरी घर नवल किशोरी का, आई केली गोरी घर नवल किशोरी का, बोरी गई रंग में सुगंधन झकोरे, बोरी गई रंग में सुगंधन झकोरे, आई केली गोरी घर नवल किशोरी का। कहे पद्मा कर इकंत चली चौकी चढ़ी, कहे पद्मा कर इकंत चली चौकी चढ़ी, हारन के बारन के फंद बंद छोरे, आई केली गोरी घर नवल किशोरी का। ये बुंदेली है, जी, जी, आप जी, जी, जानते हैं? हाँ जी, जी। जी, जी, आई जी। केली गोरी घर नवल किशोरी का, बोरी गई रंग में सुगंधन झकोरे, बोरी गई रंग में बोरा गई है, बोरी हाँ, गई रंग में सुगंधन झकोरे, आई केली गोरी घर नवल किशोरी का, घाघरे की घूमना सु उड़ना दुबिचे पार, घाघरे की घूमना सु उड़ना दुबिचे पार, आंगी हूँ उतारी सुकुमारी मुख भोरे, आई केली गोरी घर नवल किशोरी का, आई केली गोरी घर नवल किशोरी का, बोरी गई रंग में सुगंधन झकोरे, बोरी गई रंग में सुगंधन झकोरे, आई केली गोरी घर नवल किशोरी का। वाह, वाह! अब अपन इसके बाद में अगर छायावाद की तरफ आते हैं, जी। छायावाद की तरफ, तो उनमें कुछ कवियों के नाम बताइए जिनको आपने गाया? हाँ, छायावाद में निराला जी हैं, जी, महादेवी जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ये मुख्य हैं, पंत साहब हैं। जी, अ, जी। पर अभी अभी जो है मैं आपको निराला जी की कविता सुनाऊँगा। क्या बात है! बिल्कुल, निराला जी सुनाइए। की कविता मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि जी, जी, ये एक कविता है, ताक कम सिनवारी, जी। और ये ताक कम सिनवारी एक ही शब्द है, और इसके अच्छा, उन्होंने बोल बांट बनाए। अच्छा। निराला जी ने बोल बांट बनाए, जैसे ध्रुपद में बोल बांट बनते हैं, एक शब्द को कई तरीके से तोड़ तोड़ के उसको गाते हैं, हुँ, तो ऐसे ही उन्होंने भी इस ताक कम सिनवारी को तोड़ तोड़ के और उसकी कविता बनाई। हुँ, हुँ। और ये उन्होंने बकायदा इस कविता के प्रीफेस में लिखा है सब, कि जैसा ध्रुपद अंग में बोल बांट होती है, वैसे ही मैं इस कविता में इस शब्द को लेकर के बोल बांट बना रहा हूँ।
और बकायदा उन्होंने इसकी ताल भी लिखी है। उन्होंने लिखा कि सूल ताल में ये इसको मैं बना रहा हूँ। तो हमने सूल ताल में ही उसको उसी ढंग से उस बोल बांट को लेते हुए वो कविता हमने कंपोज किया। क्या तो ये आपको उसका थोड़ा बिल्कुल सा मतलब उसकी एक जिसको बोलते हैं भूमिका मैंने बताई जो मैं कि क्यों हमने कंपोज किया इसको, क्योंकि जी निराला जी ने स्वयं ने अपनी किताब में इच्छा जाहिर की कि ध्रुपद अंग से इसको गाया जाना इसको चाहिए। तो ये राग सोहनी में है। चलता अब देखिएगा ताक कमसिन वारी को कैसा उन्होंने अलग अलग उसका हिस्सा किया और वो आपको गाने में मालूम पड़ेगा। उसकी हर लाइन में आपको पता चलेगा कि हाँ ये अलग अलग शब्द हो गया। री र र र न न र न ते तर न रे रे र र न न र न न ताक कमसिन वारी ताक कमसिन वारी ताक कमसिन ताक कमसिन वारी ताक कमसिन वारी ताक कमसिन वार ताक कमसिन वार ताक कमसिन वार सिनवारी सिनवारी ताक कमसिन वारी ताक ताक कमसिन वारी ताक कमसिन वारी ताक कमसिन वारी ताक कमसिन वार ताक कमसिन वार ताक कमसिन वार सिनवारी सिनवारी ताक कमसिन वारी ताक एरावानी समकात 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 समकात सेनवारी ताक कम सेनवारी ताक। ये क्या बात है। आज तो सारी नदियां एक ही जगह सब आ रही है, बड़ी मुश्किल अरे से ऐसा ये उमर साहब ये आपका साहित्य प्रेम है कि आप इनको पसंद कर रहे हैं, इनको गवा रहे हैं और आपने चर्चाओं में इस चीज को शामिल किया। तो ये आपका अपना साहित्य जो है प्रेम है वो नहीं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि प्रेम से आगे ये है कि हमारी जिम्मेवारी भी, जैसे आप ना सिर्फ आनंद के लिए गा रहे हैं बल्कि ये भी एक उत्तरदायित्व भी है कि ये परंपरा अगली विरासत, ये विरासत अगली पीढ़ी तक कैसे जाए जी। तो ये भी एक जिम्मेवारी है। तो हमारी भी एक जिम्मेवारी है कि हमारा जो दर्शक वर्ग है जी वो कैसे संस्कारित, कैसे गौरवशाली परंपरा को समझे, उसको एक सरल लहजे से, वो ज्यादा क्लासिकल नहीं जानता हो उसको, जैसे मेरे को खुद ही नहीं पता मैं आपसे क्या सवाल पूछूं, तो मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कोई एक आपने क्या कहा, कान सैन है, कान से सुन सकते हैं तो बात कर रहे हैं। आप अच्छे वाले कान सैन है, आप अच्छे वाले कान सैन जी। और अच्छा अच्छे वाले कानसेन में इसलिए अच्छे वाले कानसेन इसलिए संभव है क्योंकि आप जितना अच्छा गहन और गंभीर लिखते हैं वो मैं उसको ध्रुपद के बहुत करीब पाता हूँ। अरे वाह। हाँ, मैं अपने ध्रुपद के बहुत करीब पाता हूँ उसको। तो ये जो आपकी लेखनी है, जो आपका जो विचार और जो आपका कहन है वो मुझे ध्रुपद के बहुत करीब लगता है। क्या बात है जी। तो देखिए अंततः तो संगीत एक स्तर पर आकर के सारे बेरियर तोड़ देता है। जी। आपको कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर कोई
मतलब कोई भी धाराएं एक हो सकती है, वहाँ जी सारे एकेडमिक बंधन टूट सकते हैं। जी जब आपने देखा होगा जब प्रवाह आता है तो वो जी फिर क्लास वगैरह नहीं देखता, वो तो समागम उसका होता है। और बिल्कुल। उसमें आपके भीतर वो होना चाहिए, आपके भीतर होना चाहिए। तो अब मैं जैसे आपसे बताऊं कि मैं ये बात इतनी सहज है, सॉरी। देखिए हाँ, मैं अगर होता तो आपसे जल की सिफारिश करता है, जल पी लीजिए। नहीं मैंने मंगवाया है, मैंने मंगवाया है पानी। जी हाँ, जी तो जी मेरा ये उद्देश्य है कि जो हमारी पीढ़ी देख रही है, तो आपसे मेरा सौभाग्य है कि आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ, मेरा बड़ा सौभाग्य है। उन उन तक भी पता चले कि अभी उनको ये भी नहीं पता 10, 15, 20 साल पीछे का संगीत क्या था। बिल्कुल। तो क्योंकि आप देखिए आक्रमण कोई एक तरीके से नहीं होता, हाँ वो बहुत तरीके से चीजें बदल रही है। हमारे राजस्थान में, हमारे बीकानेर में अब जो शादियां होती है मकान की, उसमें राजस्थानी जो गीत जैसे आप परिचित है कितने हैं, तेज होती है, वो सब नदारद, वो हम्म। वाद्य नदारद, वो गाने वाले नदारद, वो ढोल वाले, अब सिर्फ पंजाबी सीडी, भांगड़ा बस पंजाबी पॉप। एक समय था जब अंग्रेज आए थे, उन्होंने आपके आक्रमण किया, जी मुगलों ने किया, तो पता चला था हमारी संस्कृति खराब हो गई। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर हम उससे विच्छिन्न हो रहे हैं, उससे दूर हो रहे हैं। तो ध्रुपद तो बहुत बड़ी हेरिटेज है, जो जी आज के बिल्कुल लोग गीत गाते हैं, गीत भी नहीं गा पा रहे हैं जो लोग। आप बिल्कुल सोचिए, अच्छा, खुद पंजाब का संगीत भी बड़ा समृद्ध है अगर बिल्कुल। उस रूप में देखा जाए, लेकिन ये वो संगीत नहीं है जो हाँ समृद्ध है। वो सिंह बंधु जो गाते थे वो एक बहुत बड़ी विरासत थी, जो जी जी पंजाब के वो बंधु थे। जी तो जी मैं जी आपसे कह रहा हूँ कि ये बताया जाए कि भैया जो आप जिन कल की चीजों के आप मुरीद हो रहे हैं, जी आपको नहीं पता कि हमारे यहाँ खुद संगीत के बड़े बड़े स्तंभ हैं। जी तो मैं आपसे ये जानना, इसीलिए मैं इस सरल लहजे में बात करता हूँ आपसे कि जी इसके अलावा जैसे एक ये प्रोग्राम होता है उमाकांत जी, जी कि ये तो आपका गायन हो गया, क्या कभी आपका अन्य विधाओं के साथ भी गायन का अवसर हुआ? जैसे जैसे मान लीजिए सिनेमा में या नाटक में या किसी और माध्यम में भी आपके गायन का उपयोग किया गया क्या, या आपको बिल्कुल अवसर मिला हो? बिल्कुल बिल्कुल बताइए बिल्कुल हुआ। बताइए बताइए। हमने हमने दो चार नाटकों में भी म्यूजिक दिया। जी 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 और यहाँ बाबा कारंत थे भारत भवन में, जी और जी। उनका एक एक नाटक था शस्त्र संतान। अच्छा। तो उसमें उन्होंने कुछ इस तरीके से हमारा गाना डिज़ाइन किया था, कोरियोग्राफ किया था उसमें, कि हमको लाइव गाना पड़ता था। ओहो! नाटक के अच्छा। बीच में हमको जाके लाइव गाना पड़ता था। तो उसके जी कुछ ही जी शो किए, हालाँकि कुछ ही शोज़ किए पर किए। जी, वो अ, अनुभव है। तो हाँ, तो इस तरीके से बिल्कुल। वो भी एक एक अच्छा एक्सपीरियंस था जी बाबा के साथ काम जी करने का। और वो जी लाइव जी जाना, लाइव बिल्कुल आपके टाइम पर एंट्री हो। नाटक में तो ये है कि आपको बस एंट्री करना और सीधा गाना शुरू करना है। इस तरीके के प्रयोग हमने और भी बहुत किए। जी शरीरा चंद्रलेखा जी जो हमारे हिंदुस्तान की बहुत मानी हुई कोरियोग्राफर थी, जी चेन्नई में रहती थी, उनके उनका एक कोरियोग्राफ किया हुआ मतलब ये हमारा जिसको कहेंगे कंटेम्परेरी डांस था, उसका नाम था शरीरा। तो उसमें हम लोग लाइव बैठ करके गाते थे। और वो 2 जो अच्छा। तिशानी और शाजी 2 उसके कैरेक्टर थे, जो डांस करते थे। तो तिशानी और शाजी उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो करते थे स्टेज पर। और तो वो हम लोगों ने बहुत शोज़ किए उसके। अमेरिका में, यहाँ हिंदुस्तान में भी, और बाहर विदेशों में भी, यूरोप वगैरह में भी काफ़ी शोज़ किए। तो वो एक हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के नाम पे बहुत किया। हमने कई शब्द जो हमारे, जैसे अभी अपन जी पंजाब के संगीत जी की चर्चा कर रहे थे। दरअसल जब नानक देव जी थे और जब उन्होंने इनकी रचना की, तो उस समय तो ध्रुपद ही था। उस समय तो दूसरा म्यूज़िक था ही जी नहीं। ये जो आज का म्यूज़िक तो था ही नहीं। तो वो जितने भी राग रागिनियाँ और जो कुछ भी लिखा गया है, वो सब ध्रुपद के हिसाब से लिखा गया है।
वो जो बंदिशें उस समय जो गाई जाती थी, वो जो पद थे, अब उसका स्वरूप दूसरा बदल दिया, ये एक अलग बात। राग जरूर वो थोड़ा बहुत उसका ध्यान रखते हैं, पर स्वरूप उसका बदल गया। तो हमने उसको लाने की वापस एक कोशिश किया कि उसको उन जो शब्द हैं उनको ध्रुपद स्टाइल में हमने गाने की कोशिश की। शब्द बताइए, शब्द सुनाइए कुछ। अब भाई साहब अभी याद नहीं है कुछ, अगर कुछ पंक्ति। नहीं, अभी बिल्कुल भी याद नहीं है। वो क्या है उसकी अच्छा, वो शब्द की वो अलग उसकी जो है ना शब्द सुनाने के और गाने के जो है वो कुछ नियम पालन करना पड़ते हैं। मतलब मैं पहले वो सर पे पगड़ी बांधूं या सर को ढाकूं, और वो सब वो थोड़ा सा वो उसका एक मर्यादा अलग है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये शब्द हो गया, आगे दूसरा फिर हमने कथक के साथ भी प्रयोग किया। उसके बाद जो है ये ऐसे मलाडी ब्रदर्स हैं साउथ के, जो दक्षिणात्य संगीत गाते हैं। दोनों भाई बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनके साथ हमने जुगलबंदी किया। जी। उनके साथ हमने जुगलबंदी किया, और वो भी काफी प्रोग्राम किए उसके भी, जुगलबंदी के भी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने, और इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य था कि ध्रुपद को जो है वो हमारे वर्तमान के जितने भी हमारे कला के जो जॉनर हैं, उन सब के साथ उसका इंटरेक्शन होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, चाहे वो नृत्य हो, नाटक हो, इंस्ट्रूमेंट हो, सबके साथ उसका इंटरेक्शन होना चाहिए। उसकी जड़ता टूटे, मतलब क्योंकि जड़ अगर हो जाएगा तो वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। आपने उसको बड़ा फ्लेक्सिबल करके जो में तालमेल बिठाया उनका। जी। तो अभी एक मेरे ध्यान में आ रहा है कि आपने मेरे को एक सीडी भेजी थी, आपको याद हो तो, शब्द नाद या किस नाम से, जिसमें राजेश भाई की कविताएं थी। शब्दनाद जी। हाँ, हमारे यहाँ भोपाल के राजेश जोशी जी की कविताएं हैं उसमें। तो वो एक कविता, वो एक ऐसा डिजाइन किया था हमने सीडी कि वो मन में था कि कवि खुद अपनी आवाज में कविताएं पढ़े और उसके साथ बातचीत भी हो, कवि के साथ बातचीत भी हो। तो वो हमारा जो बेटा है निरंत, उसने उनसे बातचीत किया, और बीच बीच में हमने आलाप किया, उसमें आलाप लिया, बीच बीच में हमने आलाप किया जी। तो वो भी प्रयोगात्मक ही है, प्रयोग किया कविता के साथ, वो एक अलग ढंग का प्रयोग किया जी। वो बिल्कुल अलग प्रयोग था जी। बल्कि उमाकांत जी, मैं आपसे बताऊं कि जैसे बात करते करते अपने को प्यास लग जाती है जी, बात करते करते अपने को हिचकी आ जाती है, अचानक हम विषय में बहुत गहरे उतरे हुए भी एकदम से पास्ट में चले जाते हैं। अब आपका नाम तो आज मैं ले रहा हूँ उमाकांत, लेकिन एक ऐसी पूरी पीढ़ी गुजरी है जिसने कभी उमाकांत या रमाकांत नाम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ गुंदेचा बंधु का जी। वो एक समय है जी, जिसे हम कभी इनकार नहीं कर सकते, पकड़ना भी नहीं चाहिए। जी। मैं कई बार ये सोचता हूँ, क्योंकि हम लोग आप बड़े संवेदनशील हैं, इतना चीजों से आपने पूरा एक युग जिया जी भाई के साथ। कोई बीच में ऐसा नहीं कि चलती बीच में जुड़े फिर अलग हो गए। जो नहीं। आरंभिक बिंदु से जो व्यक्ति साथ था, 24 घंटे साथ जी। जो अब मैं आपसे कह रहा हूँ, जो व्यक्ति 24 घंटे आपके साथ, जिसमें आपका नाम ही गुंदेचा बंधु, उमाकांत है न रमाकांत है, गुंदेचा बंधु है जी। आप कहीं भी जा रहे हैं जुगलबंदी में, एक तरह का एक सांस। मैंने तो आप दोनों को सुना है, मतलब कैसे हम इधर आवागमन एक दूसरे। अब अचानक उमाकांत जी जब ये इधर वाली जगह खाली मिलती है बात करते जी, क्योंकि मैंने तो आप दोनों को बात करते हुए भी देखा हो जी। उसमें भी वही चलता था, बात करते करते इधर वाला भी बात कर रहा है, इधर की बात वो भी पूरी कर रहा है, लेकिन करते करते अचानक जैसे नाटक में होता है, अचानक आप नाटक में बदलाव आता है और एक बात उसमें से चला जाता है। हाँ जी। मैं एक बहुत अलग बात कर रहा हूँ आपसे।
है वो जीवन से ही जुड़ी हुई, क्योंकि आपका तो जीवन का नहीं है। जी अचानक जब पता चलता है, अभी मैं इतनी देर से आपको सुन रहा हूँ, आप ध्यान रखिए, जी लगातार मैं इस चीज़ को भी महसूस कर रहा हूँ कि यार अभी अगर रमाकांत भाई होते, तो साइड में किन-किन चीज़ों को गा रहे होते, हम्म, कहाँ-कहाँ से उनकी हवा हमारे हमारे पास से निकलती। जी अभी मैं जानना चाह रहा हूँ कि सारी आपने अपने आप को तैयार किया, बच्चे को तैयार कर रहे हैं, पूरा जी गुरुकुल सारा संस्थान आप सँभाल रहे हैं जी और एक नई परंपरा आप वापस शुरू कर रहे हैं। ये जी आसान काम नहीं है, मतलब अपने आप को मजबूत बना करके और फिर गाना, ये गाना अपने आप में मनोरंजन का है, तो समय तो नहीं है मनोरंजन का, लेकिन खुद को तैयार करना उसके लिए। जी कभी-कभी आपको वास्तव में क्या इसकी कमी अखरती है कि अचानक बात करते-करते आदमी पाए कि यार कुछ है जिसकी एकदम नहीं, से कोई चीज़ चली जाए? देखिए ऐसा है अनिरुद्ध जी कि ये बात तो सत्य है कि हम दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो जी, बहुत मतलब गहरी गहरी अंडरस्टैंडिंग थी बिल और वो अंडरस्टैंडिंग इस हद तक थी कि हमको मतलब ज्यादातर बात करने की भी जरूरत नहीं होती थी। नहीं हो हाँ, बिल्कुल। बात करने की भी जरूरत नहीं होती थी, हम समझ जाते थे कि वो क्या चाह रहा है हाँ, या वो वही समझ जाता था कि मैं क्या चाह रहा हूँ। ये चीज़ हाँ, तो हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग थी और ये अंडरस्टैंडिंग हमारे गाने में भी आपको दिखेगी। बिल्कुल, वो बिल्कुल, बिल्कुल। वो जब जब कोई गाना कोई सुनेगा उस ढंग से तो उसको लगेगा कि हाँ ये एक दूसरे को कितना अच्छा सप्लीमेंट कर रहे सब हैं, बिल्कुल, सप्लीमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल। वो लगेगा आपको गाने में। वो अंडरस्टैंडिंग का मसला था। लेकिन देखिए भगवान कुछ चीज देता है और कुछ चीज छीन लेता है। तो मान लीजिए कि एक चीज मुझसे छीन लिया तो मुझे एक दूसरी चीज उन्होंने उनका बेटा दे दिया, अनंत। तो अनंत, मैं आपको बताऊं कि अनंत जो है वो पहले से ही गा रहा था। ऐसा अच्छा, नहीं है कि उसने गाना अचानक शुरू किया। वो ठीक है। हाँ, पहले से ही गा रहा था और बाकायदा परफॉर्मेंस दे रहा था। अच्छा, तो अब उसने वो भी हमारी जुगलबंदी भी वो देख रहा है कि पापा की और ताऊ जी की कैसी जुगलबंदी हो रही है, कैसा वो एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं, ये वो ये सब मतलब उन बचपन से ही उनके कान में पड़ रहा है। ठीक है। हाँ, तो और बच्चा बड़ा समझदार है वो, तो मुझे बहुत जी, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और जी। एकदम से जो स्थान खाली हुआ था, उसको बिल्कुल, वही बात। कुछ हद तक उसने भर दिया। अरे वाह! बिल्कुल, अब हाँ, देखिए, रमाकांत की जगह लेना तो वो तो असंभव है, उसकी बात है। असंभव लेकिन क्या होता है कि हर व्यक्ति का अपना एक चिंतन होता है, हर व्यक्ति का में अपनी एक बात होती है, अपनी एक खासियत होती है। होती है। तो इस हुँ, बच्चे की अपनी खासियत है, जो हुँ। अब हम धीरे-धीरे जुगलबंदी को वापस बना रहे हैं अच्छा, और हम हुँ, लोगों ने गाया है और भगवान की कृपा से मुझे खास तौर से गाते समय बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता। क्या बात है! बहुत बढ़िया। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि उसके साथ गाते हुए मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता और बल्कि मुझे लगता है कि हाँ, ये कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि यार ये रमाकांत ही गा रहा है। वाह, और वाह! और वाह, ये वाह! मुझे नहीं लगता है, ये आप भी जब सुनोगे तो आपको भी लगेगा। क्या बात! हाँ, वाह! आप जब सुनेंगे उसको तो आपको लगेगा रमाकांत की आवाज़ वैसा का वैसा ही उसका सोच, स्वर के प्रति लगाने का तरीका, वो सब आपको उसमें हुँ, दिखाई देगा। हाँ, भई आखिर खून तो उसी का है ना, बिल्कुल और तो इसीलिए देखिए वो आपको अपने दिखाई देगा और इस बात की मुझे खुशी है कि मुझे जो है मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार यहाँ पर यार ये रमाकांत की इस मसले में गाने के मसले में मुझे कमी जो थी उसने एकदम से उसकी दूरी कर दी। हुँ, तो ये हुँ, मैंने आज जैसा आपसे कहा भगवान एक चीज़ लेता है तो दूसरी चीज़ दे भी देता है। तो इस मामले में और मैं देखिए खुशकिस्मत हूँ। बाकी चीज़ें क्या है कि देह के बारे में है कि ठीक है, किसी न दिन देखिए एक-एक करके सबको जाना है। जी, उसमें एक अलग चीज़ है, वो कोई पहले है कोई बाद में है उसमें लेकिन कोई चीज़ है जो अमर है, जी वो बिल्कुल। वो वो तो एक मिट्टी है, लेकिन जो चिंतन है, रमाकांत जी की आत्मा का जो अपना जो अंश है, जी, जो उनका गायन है, वो किसी देह का वो नहीं है बंदी का नहीं है बंदी नहीं है, बिल्कुल, वो देह बिल्कुल। नहीं होगा।
वो संगीत जैसे आपने अपने गुरु, छोटे गुरु का बताया ना, जब आप खुद संगीत हो जाए जी तो फिर आप अमर अमर हैं। इसी बिल्कुल। तरह से रमाकांत जी का मैं आप बता रहा हूँ, इसी तरह से जैसे बालक का आप बता रहे हैं कि वो जैसे गा रहे हैं, तो कहीं न कहीं क्या होता है, देखिए एक तो परंपरा होती है और कहीं न कहीं वो वेव भी होती है जो आपसे गवाती है, हाँ, कभी-कभी बिल्कुल, बिल्कुल, होती है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल, आपको बताऊँ मैं। बिल्कुल। और संगीत में तो ये है ही है कि आप चाहे कितना ही अपना-अपना वजूद बना दें, लेकिन आप ये कहेंगे कि मैं जो कुछ हूँ अपने उस्ताद की वजह से। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, इसमें उसी कोई तरह दोमत ही से। नहीं है। और देखिए, जी, संगीत में तो ये है कि जिसने उस्ताद को नहीं माना, नहीं माना, जिसने अपने गुरु को नहीं माना, वो कहीं का भी नहीं रहा। ये बात भी सत्य बिल्कुल, है। इसको बिल्कुल। आप इतिहास में आप उठा के देख लीजिए, कई उदाहरण आपको मिल जाएँगे, जिन्होंने गुरु जी, को विस्मृत किया, जिन्होंने गुरु को नहीं माना, वो कहीं के नहीं रहे। बिल तो हम तो अपने ऊपर उस्ताद की, दोनों उस्ताद की बहुत बड़ी कृपा मानते हैं, उनका आशीर्वाद मानते हैं कि उन्होंने हमको बहुत ही बच्चों की तरह सिखाया, गवाया, और जितना वो हमारे साथ अच्छे से अच्छा हमारे भविष्य के लिए कर सकते थे, उन्होंने किया। अभी मैं आपसे 2 बातें अंत में पूछूँगा। जी, एक तो ये होता है कि जैसे आप स्टूडियो में गए, जी, सीडी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, कुछ और रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आपने गाया। एक ये होता है कि आप एक लाइव प्रोग्राम में गए, पब्लिक जी, सामने है, उनके बीच है, रविंद्र भवन में आप गा रहे हैं, है ना? जी। कहीं भारत भवन में गा रहे हैं, उस तरह से। और एक स्टूडियो में होता है कि कोई नहीं है, सिर्फ साजिंदे हैं, आप हैं और गा रहे हैं। इसके बीच का अंतर कभी महसूस हुआ क्या आपको? क्या कोई अंतर है? दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हाँ, तो आप है। उसको कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए क्या होता है कि जब हम स्टूडियो में होते हैं, तो रिलैक्स्ड होते हैं। मान लो गलती हो अच्छा, गया, हाँ, रिलैक्स्ड होते हैं। गलती हो अच्छा। गया, तो वहाँ वहाँ सुधारने की गुंजाइश है, जी, वहाँ रिलैक्स्ड होते हैं। जी। लेकिन जब आप स्टेज पर होते हैं, तो वहाँ रिलैक्स्ड नहीं हो हाँ, सकते। वहाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल। अ, प्रथम और अंतिम जो हाँ, निकला सो निकला। ओह! बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ आपको एकदम सचेत रहना पड़ता है, किसी भी प्रकार की कोई आप रिस्क नहीं ले सकते, रिलैक्स्ड नहीं हो सकते। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये इतना वो करने के बाद यहाँ वहाँ लगता है, इस यार कभी गलत हो भी गया, चलो ठीक है, फिर से कर लेंगे। तरीके कर लेंगे, हाँ। यस। लेकिन मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मनुष्य की उपस्थिति, जी, सुनने वाले की उपस्थिति जी, और एक स्टूडियो में चलिए ये तो आपने टेक्निकल का भी कुछ गलत हो गया तो सही कर लिया। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि कोई मेरा भावक है, जी, जो मुझे सुन रहा है, वो जो एक रसायन बनता है, जी, वो क्या स्टूडियो में जब आप अपनी साधना से उस हाइट तक ले तो जाएँगे, जी, सब कुछ टेक्निकली तो सब सही लगेगा, जी। लेकिन क्या वो वैसा रसायन वहाँ बन पाता है? नहीं बनता है, बन जाता है, वो रसायन इसलिए बन जाता है कि हम अपनी कल्पना में भी कुछ चीज़ें लाते हैं। हम ये मानते हैं कि यार ये ऑडियंस हमको सुन रही है। उस समय हम कल्पना में अपनी उस चीज़ को लाते हैं कि ये ऑडियंस सुनेगी, ये सुन रही है, तो उनको कैसा लगेगा? या क्या कि हम जब ये परफ़ॉर्म हमारी जब ये चीज़ उनके सामने जाएगी तो उनको कैसा लगेगा? ये हमको उस समय सोचना पड़ता है। जो आपने दोनों के अंतर के बारे में पूछा जी, कि जी, जी। ऑडियंस के सामने गाना और ऑडियंस के बिना गाना, तो क्या होता है उसमें हम लोग एज़्यूम करते हैं कि यार ये जो चीज़ अच्छा। अपन गा रहे हैं, ये ऑडियंस अगर सुनेगी तो उसको कैसा लगेगा? वो एज़्यूम हाँ, करके गाना पड़ता है। और हाँ, हम एक तरीके से मतलब उसको अपने मन में, अपने दिमाग में ऑडियंस को रख करके गाना गाते हैं। ये फ़र्क जी। होता है। अभी जी, एक चीज़ अंत में ये भी पूछना चाहूँगा, प्रयोग के आपने इतने सिलसिले किए, इतने-इतने क्या जैसे कुछ सिंगर्स का ये होता है कि हम सिनेमा की तरफ नहीं जाएँगे, सिनेमा के लिए नहीं गाएँगे, जैसे किशोरी किशोरी जी कहा करती थी या और भी कई लोग कहा करते थे।
क्या आपका कभी इस तरह से हुआ कि कहीं किसी सिनेमा में आपकी आवाज़ का या कहीं प्रयोग किया गया हाँ, या हाँ, अभी 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 वो मोहल्ला 80 आई थी। मोहल्ला सी? हाँ, अच्छा, मोहल्ला 80 अच्छा, सनी देओल की पिक्चर थी अच्छा। वो। सनी जी, देओल साहब ने जी, जी। उसमें काम किया और जी, जी। तो उसमें हम लोगों ने गाया था, जी, जी, जी। अच्छा। उसमें गाया था और जी, जी। ये ध्रुपदी उपयोग हुआ है, मतलब हमने फ़िल्मी गाना हाँ, नहीं गाया। हाँ। नहीं, नहीं नेचुरल वो तो पता ही होगा। हाँ, बिल्कुल। ध्रुपदी उपयोग हुआ है। अ, जी। ऐसे और भी कई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं, जिसमें अच्छा, हमारी आवाज़, हाँ, हमारी आवाज़ का अच्छा, उपयोग हुआ है। अच्छा। एक था द रागा ऑफ रिवर नर्मदा, हाँ जी, हाँ जी, दो हाँ जी। 2006 में बनी थी, उसको सिल्वर वो मेडल भी मिला था, राष्ट्रपति पुरस्कार। जी, जी। जी, हाँ, जी, जी, रजत जी। रजत रजत कमल पुरस्कार। जी, जी, तो जी, जी। उसमें हम लोगों ने म्यूज़िक दिया था। अच्छा, अच्छा। हाँ, संगीत दिया था। संगीत दिया था, तो उस पर हमको रजत कमल पुरस्कार भी दिया था डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म के लिए, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म जी, और जी, जी। बेस्ट जी, म्यूज़िक के जी। लिए। जी, जी, जी। तो ऐसा कुछ-कुछ काम किया है। चलिए उमाकांत जी, अंत में मैं एक बहुत बड़ी विरासत है आपके पास में, उसका ज़िक्र करके अपन इसको समेटेंगे जी, और मैं चाहूँगा कि देश भर में लोग उससे परिचित हों। जी, आप ना सिर्फ़ आप सीख रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, नई जनरेशन को सिखा रहे हैं, ये जी, सब कुछ है। लेकिन एक बहुत ऐतिहासिक काम भी आपके ईश्वर आपके हाथों करवा रहा है, जी, वो जो आपने भोपाल में गुरुकुल की स्थापना की जी, या जो स्थापना ईश्वर ने करवाई आपके लिए जी, करवाई जी, और मैं जी, खुद उसका साक्षी रहा हूँ उस जगह का, बड़ी पावन और पवित्र जगह है। जी। ये ये ख़्याल आपके दिमाग में कैसे आया? ध्रुपद संस्थान की कल्पना हमारे दिमाग में बहुत शुरू से, यानी जब हम लोग गाना सीख रहे थे और उसके बाद जब हमने गाना शुरू किया, तो हमारे दिमाग में एक ये कल्पना थी कि एक गुरु शिष्य परंपरा से प्योर गुरुकुल पद्धति पर हम एक एक संस्थान बनाएँ, जहाँ हम गुरु शिष्य परंपरा से सिखा सकें। और जहाँ लाइब्रेरी हो, जहाँ ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी हो, जहाँ बच्चे लोग रह सकें, तो इसकी कल्पना बचपन से थी हमारे, मतलब जब हमने गाना शुरू किया तब से। फिर हुआ ये कि 99 में हम लोगों ने 98 में हमने लोगों ने भारत भवन की से जो भारत भवन में जो हम जॉब करते थे, वो छोड़ा। 99 में हम लोगों ने ज़मीन खरीदी और 2004 में हमने एक संस्थान की पहली बिल्डिंग बनाई, जिसका उद्घाटन अच्छा, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी ने किया अच्छा। और उसके पीछे हमारा उद्देश्य यही था कि जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं, जो ध्रुपद सीखना चाहते हैं, लेकिन भोपाल में रहेंगे कहाँ? हुँ, क्योंकि क्या होता है कि जो गाना बजाना करने वाले बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो सब मध्यम वर्गीय परिवार में होते हैं। तो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ऐसे होते हैं कि वो इतना खर्चा नहीं उठा सकते, कि वो नहीं, बच्चा अलग कहीं कमरा लेके किराए पर रहे, फिर वो हमसे सीखे और ये। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने हॉस्टल बनाया और हॉस्टल में आज हम वहाँ पर सारी सुविधाएँ हैं। खाना बनाने जी, वाला है, आपको खाना बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, आप रह सकते हैं, जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं और सीख सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा से हमने ये गुरुकुल खोला हुआ है, जहाँ ना कोई एडमिशन के लिए ना कोई कानून है, ना कोई परीक्षा है, ना कोई हम सर्टिफ़िकेट देते हैं, एकदम खुला वातावरण है, यानी आप जब चाहें तब आ सकते हैं और जब चाहें तब जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित ये पहला स्कूल ध्रुपद का ये है, जो हमने खोला है और अ, मुझे खुशी है कि यहाँ पर हमारे यहाँ लगभग 35 देशों के बच्चे ओह! समय-समय पर आकर के गुरुकुल में रहते हैं और सीखते हैं। 35 कंट्रीज़ के बच्चे आते हैं, समय-समय पर। जिसको जब सुविधा होती है, कोई 1 महीने के लिए आता है, कोई हाँ, 2 महीने के लिए आता है, जैसा भी उसको होता है। पर वो आते हैं हुँ, समय-समय पे, रहते हैं और सीखते हैं। तो हुँ। ये एक ऐसा संस्थान हम लोगों ने बनाने की कोशिश किया कि जहाँ बच्चे बिना किसी टेंशन के रह करके सीख सकें। इसके ये जो संसाधन हैं, फिर वो कैसे जुटाते हैं?
बहुत बड़ी ये बात है। संसाधन हमें बिल्कुल ठीक ठीक प्रश्न किया आपने। कई लोग पूछते हैं और कई लोगों के मन में नहीं भी पूछते हैं तो मन में रहता है कि नहीं, ये चिंता संसाधन होती है इन्होंने जी। कैसे जुटा लिया। दरअसल क्या है कि हाँ, जब हमने 99 में इसकी जमीन खरीदी थी, तो उसके बाद बनाने के लिए हम लोगों ने अमेरिका और कनाडा का टूर किया और यह कह कर अच्छा, के टूर किया, उसका एक ब्रोशर बनाया था, वो ब्रोशर मेरे पास आज भी रखा हुआ है। उस ब्रोशर में हमने लिखा था कि जितना भी पैसा इस टूर में हमको मिलेगा, वो सारा पैसा हम ध्रुपद संस्थान को बनाने के लिए खर्च करेंगे, ध्रुपद संस्थान को दान देंगे। तो इस तरह के से हमने 2 साल तक, बल्कि 3 साल तक 2000, 2001 और 2003 ये 3 साल तक हमने टूर किया विदेशों का और जो भी पैसा हमने कह कर के टूर किया वो, कि इसमें जो भी पैसा हमको मिलेगा, चाहे वो दान के रूप में मिले, चाहे हमारे प्रोग्राम के रूप में मिले, वो हम सारा पैसा ध्रुपद संस्थान के निर्माण में लगाएँगे। और वो हमने पैसा लगाया और जी, हमने बिल्डिंग खड़ी की। जी, जी। अब मतलब एक तरह से वो व्यवस्थित हो चुका है काम और वो सही चल रहा है अपने तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल। वो अब देखिए जी, शुरू-शुरू में तो तकलीफ़ें सब आती हैं और तकलीफ़ें आती रहती हैं। अ, जीवन है तो जी। सुख और दुःख तो लगे रहते हैं। अब ये जो समय आ गया है, 2021 आ गया है, आपके सीखने की जीवन शैली, वो समय, आप लोगों का सीखने का तरीका और आज जो लोग आते हैं, उनके बीच में आपको क्या चीज़ दिखाई देती है? क्या वही का वही कच्चापन, वही का वही सीखने की तलब आपको मिलती है उनमें? नहीं अनिरुद्ध जी, आज की पीढ़ी ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा होशियार है, दिमाग से तेज़ है, हुँ, ये आप हुँ, समझिए। हाँ, हुँ। ये एक तरीके से जो नई पीढ़ी है, वो थोड़ी एडवांस है दिमाग से। तो म म मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं नई पीढ़ी के, वो सब बहुत दिमाग से काफ़ी तेज़ हैं और इसलिए वो चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं। चीज़ों अच्छा। चीज़ जहाँ जो करना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, जो हाँ, हाँ। जो करना जी, चाहते हैं जी, हाँ, वो बहुत जी। जल्दी समझ जाते हैं और बहुत जल्दी उसको कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब तो ये आप नहीं इससे संतुष्ट हैं ये इससे? हाँ, ये मैं नई पीढ़ी के का ये मैं उस नॉस्टैल्जिया में बिल्कुल नहीं हूँ, कि अरे! हमारे जी। टाइम ऐसा होता था और हमारा टाइम वैसा होता था और ये था नहीं, नई नई पीढ़ी बहुत तेज़ है, बहुत दिमाग से जी। शार्प है और वो करने में सक्षम है होती है। ये देखिए ये बड़ी चीज़ है क्योंकि अमूमन यही सोच कर के चीज़ें मेरे समय में तो ये होता था, आजकल लोगों में सीखने की वो तलब नहीं है। नहीं, मतलब नहीं, नहीं, बहुत सी नहीं। चीज़ और देखिए समय के अनुसार बहुत सी चीज़ें का फ़र्क पड़ता भी है, इससे भी इनकार नहीं बिल्कुल, है। चलिए बिल्कुल। अब अपन शाम का समय हो गया है, आरती का समय हो गया है। अब देखिए करते-करते मेरे हिसाब से 6:30 बज रहे हैं। जी, मेरे जी, बगल में ये जो घड़ी है, ये जो जी, आप घड़ी देख रहे हैं, जी। ये करीब 90 साल पुरानी घड़ी है। ओहो हो! तो वाह! ये वो जो जिसके अंदर बाकायदा वो तांबे के, पीतल के जो चला करते थे। अब मैं शाम का समय हो गया, अमरकांत जी विदाई का समय है। ये एक आरती का समय है। जी, उस आरती जैसा सुना कर के विदा करते आरती सुनाऊँ? हैं। हाँ जी। तो जी, ये राग सरस्वती जी, जी। की अ, राग सरस्वती में ही माता सरस्वती की वंदना है क्या बात! और ये मैंने खुद ने लिखी है। अरे वाह, वाह, वाह! जी। क्या बात है! ता रा ना ना रे नु रा ना ना रे ना रा ना रे रे रा ना नो रा
ये तीव्र ताल 7 मात्रा में है। जी जी जी। शारदा मां शारदा मां शारदा मां शारदा मां सरस्वती मां सरस्वती मां शुभ्रवस्त्रधारिणी मां शुभ्रवस्त्रधारिणी मां हंसवाहिनी माता शारदा मां शारदा मां सरस्वती मां शुभ्रवस्त्रधारिणी मां शुभ्रवस्त्रधारिणी मां हंसवाहिनी माता शारदा मां ब्रह्मपुत्री पद्म आसन ब्रह्मपुत्री पद्म आसन ज्ञानदायिनी ज्ञानदायिनी वीणावादिनी माता शारदा मां शारदा मां सरस्वती मां शुभ्रवस्त्रधारिणी मां शुभ्रवस्त्रधारिणी मां हंसवाहिनी माता शारदा मां शारदा मां शारदा मां। वाह वाह वाह। देखिए कहाँ से हमने बातचीत का सिलसिला शुरू किया था, जी जब रोग बीमारी कोरोना क्या क्या बात करते करते हम माँ शारदा के द्वार तक पहुंच गए हैं। वाह और यही चीज है जो बताता है कि कैसी भी आपदा आ जाए विपदा आ जाए, क्रिएशन एक ऐसी चीज है जो कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल। तो उमाकांत जी, आज आपसे बहुत सी चीजें सुनने को सीखने को मिली, कई ऐसी अंतरंग बातचीत हुई जो मैं चाहता था आपसे बातचीत की जाए। बहुत आनंद आया उमाकांत जी, और इसी आनंद के साथ में हम लोग विदा लेते हैं। जी